नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बाल मनोविज्ञान और स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन का जो हम 14 मास का पोर्शन कर रहे हैं, 1000 MCQ सीरीज देख रहे हैं, उसमें ये 8वां पार्ट है। 7 पार्ट में हम लोग 180 क्वेश्चन कर चुके हैं ना। तो ये जो 8वां पार्ट रहेगा, इसमें अभी 20 क्वेश्चन करते हैं और हम 200 का आंकड़ा छू जाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन रहेगा और 200 का आंकड़ा छू लेंगे। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी तेजी बनाएंगे और एक्सप्लेनेशन पर कम ध्यान देंगे, डायरेक्ट आंसर टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भी मात्र 10-12 मिनट लगेंगे, लेकिन ये 20 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे। और जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है आपको। ठीक, व्हाट्सएप चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको कोई भी PDF या कोई वीडियो या डॉक्यूमेंट पाने में दिक्कतें ना हो। तो टेलीग्राम चैनल में ये लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। चलो, पहला सवाल हम देखते हैं, इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है। तो बुद्धि क्या है? तो सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। बुद्धि किसी एक क्षमता की बात नहीं है करता, बुद्धि बात करता है बहुत सारी क्षमताओं की। तो बहुत सारी क्षमताओं का समूह है। इंटेलिजेंस इज अ सेट ऑफ कैपेबिलिटीज। जैसे एक व्यक्ति कारपेंटर है, वो लकड़ी काटता है दिन भर, लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है। ठीक, तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। वो एक्सपर्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। तो इंटेलिजेंस क्या है? सेट ऑफ कैपेबिलिटीज है। ठीक, तो इस बात को आप याद रखेंगे। बुद्धि डैश की जटिल अंतःक्रिया का एक उत्पाद है। तो किसका? इंटेलिजेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ नेचर एंड नर्चर। प्रकृति और पोषण का ही उत्पाद है क्या इंटेलिजेंस? तो कैसे उत्पाद है? प्रकृति मतलब नेचर कहने का तात्पर्य है जेनेटिक्स से। जैसे जो भी माता पिता से हमको मिलती है, कुछ भी बुद्धि माता पिता से भी ट्रांसफर होती है, जेनेटिक भी हम होते हैं। जैसे माता पिता होंगे, उनका गुण तो आएगा। तो माता पिता से जो बुद्धि प्राप्त हो रही है वो प्रकृति हो गई। और पोषण क्या हो गया? जो हमको पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है, पर्यावरण, इन्वायरमेंट से। बोले सर इन्वायरमेंट मतलब कैसा? स्कूल से, समाज से। तो हम जो स्कूल और समाज से सीख रहे हैं वो हमारा नर्चर हो गया, पोषण हो गया। ठीक है, अपने अनुभव से सीख रहे हैं, समाज संस्कृति में सीख रहे हैं, वो सब पोषण के अंतर्गत आ जाता है। तो 182 का ऑप्शन क्या है? ए। टर्मन के अनुसार बुद्धि क्या है? तो बुद्धि टर्मन के अनुसार एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एबिलिटी है, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ही बुद्धि बताई गई है टर्मन जी के अनुसार। ठीक है, आंसर बी। किसे निम्नलिखित में से किसे किसी व्यक्ति के अपने वातावरण के अनुकूल होने की क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो एबिलिटी टू एडजस्ट इज नोन एज व्हाट? इंटेलिजेंस। बुद्धि क्या है? तो इसका हम डेफिनेशन देखे थे। बुद्धि है याद करने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, समझने की क्षमता और समायोजन करने की क्षमता। ठीक, तो समायोजन करने की क्षमता क्या कहलाती है? बुद्धि कहलाती है। चलो सॉरी। समूह में साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाले परीक्षण का प्रकार है। साक्षर व्यक्तियों के लिए, जब थ्योरी वाले पार्ट में भी 30 डेज का क्रैश कोर्स जो नहीं देखे होंगे यूट्यूब पर जाके देखना, उसमें बाल मनोविज्ञान में कंप्लीट करा दिया हूँ। तो उसमें मैंने लिटरेट और इलिटरेट के लिए, जो साक्षर है और जो नहीं है साक्षर, उन लोगों के लिए अलग अलग टेस्ट बताए थे। जैसे जो वर्बल टेस्ट होता है, वर्बल टेस्ट बताइए, वर्बल में मौखिक हो जाएगा, वर्बल में मतलब लिखा हुआ पार्ट हो जाएगा। तो भैया जो पढ़ा लिखा है वही उसको समझ पाएगा, जो नहीं पढ़ा लिखा है वो थोड़ी ना उसको समझ पाएगा। ठीक है, तो जो वर्बल ग्रुप ऑफ इंटेलिजेंस है वो किसके लिए है? लिटरेट लोगों के लिए है। समूह में साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण में समूह लिख दिया हुआ ना, समूह। तो समूह मतलब ग्रुप हो गया। अगर समूह नहीं लिखे रहता, केवल इंडिविजुअल की बात करता, तो वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। लेकिन समूह में बात कर दिया, तो समूह में साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने परीक्षण का प्रकार है वर्बल ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मौखिक समूह प्रज्ञता परीक्षण। समझ आई बात? चलो, क्योंकि लिखा हुआ दिया रहेगा ना। अगर मुझे इंग्लिश नहीं आता है और मेरा टेस्ट किस बेसिस पे लिया जाए? अंग्रेजी के टेस्ट के बेसिस पे लिया जाए, तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, मेरी बुद्धि 0 आ जाएगी। समझ आ रही बात?
तो बुद्धि उन मानसिक क्षमताओं का समावेश है जो डैश के लिए आवश्यक है, तो एडेप्टेशन के लिए आवश्यक है, आकार देने के लिए आवश्यक है, चयन करने के लिए आवश्यक है, चयन। तो बुद्धि उन क्षमताओं का समावेश है जो एडेप्टेशन, शेपिंग एंड सिलेक्शन के लिए जरूरी है। बुद्धि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता, ये किसकी परिभाषा है? तो मैं आपको बता दूं, डेफिनेशन भी आपको याद करने होंगे, डेफिनेशन भी बहुत मैं आसान तरीके से आपको याद करा के दूंगा, ठीक है। तो देखो, छत्तीसगढ़िया में अच्छा मतलब बने होता है, बने बोलते हैं, हाँ, जैसे वो टूरा बने हैं मतलब लड़का अच्छा है, तो ऐसी बने ने अच्छा बोला, तो बुद्धि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने, अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता है, तो ये बने ने बोला। बने बिने ऐसे याद रख सकते हो, तो अच्छा मतलब बने, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि अच्छी तरह से न्याय करने, अच्छी तरह से समझने और अच्छी तरह से तर्क करने की क्षमता है, यही बिने साहब ने बोला है, ठीक है। निम्नलिखित में से बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? तो देखो, तर्क करने की योग्यता, बोध करने की मतलब समझने की क्षमता, अपसारी चिंतन और संवेगात्मक असफलता। अब यहाँ पे मुझे मालूम है कि आप एबिलिटी फॉर रीजनिंग और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड में कंफ्यूज होंगे, लेकिन 4 ऑप्शन में अगर एक चुनना हो तो सबसे पहला जरूरी चीज़ है समझना। समझोगे किसी विषय को तब तर्क दे पाओगे, है ना, तो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो अगर हमको एक ऑप्शन लेना है तो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड होगा। निम्नलिखित में बुद्धि की मुख्य विशेषता क्या है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, समझने की योग्यता या क्षमता। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों पर पूर्णतः भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखो, थकान का स्तर प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। एकदम मैं थका हुआ हूँ, एनर्जी नहीं फील कर रहा हूँ, और उस टाइम मेरा आईक्यू टेस्ट ले हो सकता है मेरा परफॉर्मेंस डाउन हो जाए, इसलिए आईक्यू टेस्ट पर पूरा भरोसा नहीं किया सकता। सांस्कृतिक कारक प्राप्तांकों को प्रभावित कर सकते हैं। कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द स्कोर, जी बिल्कुल। जैसे मैं बताया था कि एक स्नोमैन क्या होता है, ये मैं पूछ दूं तो भैया, आप बर्फीले इलाके में रहते नहीं हो, हम लोग बर्फीले इलाके में रहते ही नहीं है, कभी बर्फ पड़ा नहीं, तो हम स्नोमैन के बारे में कैसे जानेंगे? लेकिन जो बर्फीले इलाके में पड़ा, वो पला बड़ा है, वो तो बता देगा उसके बारे में। तो हम किस संस्कृति समाज से आ रहे हैं वो भी डिपेंड करता है। तो सांस्कृतिक कारक प्राप्तांकों को प्रभावित कर सकते हैं। वे आमतौर पर किसी व्यक्ति की सभी मानसिक क्षमताओं को प्रकट नहीं कर सकते, बिल्कुल। तो ये सभी कारण है, इस वजह से हम बुद्धि परीक्षणों पर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। बुद्धि एक ऐसी चीज है जो कई चरणों में बढ़ती है और विकसित होती है। छोटे बच्चे बनाम बड़े बच्चों की सोच के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों अंतर होते हैं। ये कंसेप्ट किसने सामने रखा? तो जीन पियाजे ने सामने रखा, जीन पियाजे ने सामने रखा। क्या बोले? बुद्धि एक ऐसी चीज है जो कई चरणों में बढ़ती है, अलग अलग स्टेज होते हैं और विकास भी होता है, ठीक। तो छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के बीच गुणात्मक और मात्रात्मक जो क्वालिटी और क्वांटिटी डिफरेंस है, अंतर होता है, ठीक। जीन पियाजे जी ने बोला है। बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध के बारे में कथन कौन सा सही है, बताइए। तो देखो, सृजनात्मकता अभिव्यक्ति के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। बुद्धि और सृजनात्मक केवल पर्यावरण से अर्जित की जा सकती है, गलत बात। बुद्धि और सृजनात्मक कोई अंतर नहीं है, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। बुद्धि और सृजनात्मकता मानव व्यक्तित्व के 2 स्वतंत्र पहलू हैं, जी बिल्कुल। संबंध भी है, लेकिन इंडिविजुअल फैक्टर है ये, बुद्धि और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, ठीक है। और आगे चल के अगर पूछे इनके बीच कैसा संबंध है, तो आप बताएंगे पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसके क्रिएटिव होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, और कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो वो बुद्धिमान होने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो इनके बीच कैसा संबंध है अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव संबंध है। हालांकि स्वतंत्र पहलू है, लेकिन पॉजिटिव संबंध है। बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं से कौन सम्मिलित नहीं है? आईक्यू से रिलेटेड कौन सा नहीं है पूछ रहा है। आईक्यू मतलब क्या? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इंटेलिजेंस की बात करता है, तो एवरेज इंटेलिजेंट हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। स्लो लर्नर है तो वो भी इंटेलिजेंट का पार्ट है। कम आईक्यू आया तो स्लो लर्नर है। तो क्या नहीं है? इंटरेस्ट इन आर्ट, रुचि को नहीं बताता है आईक्यू, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। बुद्धि की कौन सी अवधारणा अर्थ और मूल्य की समस्या को संबोधित करता है? बुद्धि की कौन सी अवधारणा अर्थ और मूल्य की समस्या को संबोधित करता है? तो अर्थ और मूल्य की बात कर दिया है ना, वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज की बात कर दिया है। तो ये बात करती है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो देखो, हमारा आईक्यू भी होता है, ईक्यू होता है, एसक्यू होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चन के अलावा इमोशनल क्वेश्चन भी होता है, स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी होता है। इमोशनल क्वेश्चन ये बताता है कि हम भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं, भावनात्मक रूप से कितने मजबूत हैं। जैसे किसी ने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, मुझे गुस्सा आ रहा है, बट मैं उस गुस्से को किस तरीके से नियंत्रित करूं, ये मेरा ईक्यू बताएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस इमोशनल क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। अब स्पिरिचुअल क्वेश्चन क्या है? स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये बोलता है कि मेरे सामने कितनी भी बुरी सी बुरी परिस्थिति आ जाए, लेकिन उस माहौल में मैं कैसे शांत हूँ। भावनात्मक अलग है, इमोशनल अलग है, और स्पिरिचुअल अलग है। बुरी से बुरी स्थिति आ गई, फिर भी मैं अपने आप को कैसे शांत बनाए रखा हूँ, ठीक है। मैं मान के चलो
हमारे जीवन में पैसे नहीं है, हम कमा नहीं पा रहे हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन हम अभी भी अपने नैतिक मूल्यों को बनाए रखे ना, हम कहीं चोरी करने तो नहीं जा रहे हैं, तो हम अभी भी नैतिकता बनाए रखे हुए, नैतिक मूल्यों को बचा कर चल रहे हैं, यही स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ठीक है, आध्यात्मिक बुद्धि। यदि किसी भी कक्षा के सभी छात्रों के आईक्यू का परीक्षण किया जाता है तो अधिकांश ऐसे बच्चे मिल जाएंगे जिनका आईक्यू 100 हो। औसत बच्चे को आईक्यू 100 होता है। हर बच्चा क्लास में एकदम गधा थोड़ी रहेगा और हर बच्चा एकदम गिफ्टेड चिल्ड्रन थोड़ी रहेगा, एकदम इंटेलिजेंट थोड़ी रहेगा। औसतन बच्चे का आईक्यू 100 ही मिलेगा आपको देखने को, ठीक है, मतलब औसत बच्चे रहेंगे, ठीक है। तो 100 बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के बीच किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो मैंने बताया था पॉजिटिव संबंध, सकारात्मक संबंध पाया जाता है। सबसे पहले बुद्धि लब्धि किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये पॉइंट को भैया याद रख लेना, हर वीडियो में बताता हूं मैं। 1905, 1912 और 1916 इसमें बीने साहब आए थे, इन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, मानसिक आयु का कंसेप्ट दिया। 1912 में स्टर्न साहब आए, स्टर्न जी आए, स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया, आईक्यू का कंसेप्ट दिया, फॉर्मूला नहीं। 1916 में टर्मन साहब आए, टर्मन साहब ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया, स्टैनफोर्ड बिने रिसर्च नाम है, याद रहा होगा, ठीक है। चलो तो कौन है? स्टर्न, स्टर्न है, स्टर्नबर्ग नहीं, स्टर्नबर्ग दूसरे आदमी है, ठीक है। स्टर्न हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डैश एक शिक्षक को छात्रों की तीव्र मंद या औसत के रूप में वर्गीकृत करने में मदद करता है। इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर किसी का आईक्यू अच्छा आ गया मतलब वो थोड़ा औसत से अच्छा है, नहीं है तो औसत से कम है, मंद बुद्धि है, ये सब मालूम चल जाएगा आईटी के माध्यम से, आईक्यू टेस्ट के माध्यम से, इंटेलिजेंस टेस्ट के माध्यम से। आईक्यू ऑफ अ टैलेंटेड चिल्ड्रन इज, जो एकदम ज़्यादा टैलेंटेड रहता है, गिफ्टेड रहता है, उसका आईक्यू 140 लगभग होता है, तो 198 का आंसर हो जाएगा बी। संवेगात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस याद रखना, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने दिया था। ये मैं पेड कोर्सेज में शायद कराया हूँगा वहाँ के इंटेलिजेंस में, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा चाहता है कि मैं पेड कोर्सेज से भी हेल्प ले लूँ तो आप पेड कोर्सेज का भी लाभ ले सकते हो, बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल है। और ये जो सब्जेक्ट है ऐसा नहीं कि हॉस्टल वार्डन में ही काम आएगा, बस ये बाल मनोविज्ञान वाला टॉपिक छोड़ दिया है, बाकी सभी सब्जेक्ट तो सभी आपको एग्जाम में काम आते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज का लाभ ले सकते हैं, कोर्स का भी लाभ ले सकते हो, और अंतिम समय में तो टेस्ट सीरीज ही आपको दिलाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर 3-4 दिन भी बचे हुए ना, इसमें अगर आप अपनी गलती सुधार लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस बन जाता है। और गलती सुधारने का एकमात्र तरीका है टेस्ट सीरीज, तो टेस्ट सीरीज जरूर ले। बाल मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज है, कंप्यूटर का है, मैथ्स का है, हर चीज़ का टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप उसमें देरी नहीं करें, 50-100 रुपये के लिए ज़्यादा ना सोचें। अब देखो, जब भी हम इमोशनल हो जाते हैं तो हमको मन करता है कि हम किसी को गले लगा ले, कोई हमको गले लगा ले, ठीक है। तो गले लगाने से गोलमैन बोले सर मन तो बहुत करता है, कोई लगाता नहीं, अलग बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, यार दुख मैं आपका समझ पा रहा हूँ। तो अगर हम इमोशनल होते हैं तो क्या लगता है कि हम गले लगा लें किसी को, या कोई हमें गले लगा ले, तो गले से गोलमैन याद रखना, डेनियल गोलमैन, ठीक है, डेनियल गोलमैन। आगे बात करते हैं, आईक्यू से क्या मापा जाता है? तो आईक्यू से जनरल इंटेलिजेंस मापा जाता है, सामान्य बुद्धि, वो भावनात्मक बुद्धि ये सब नहीं मापा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन समाप्त हुए, ठीक है। अगले सेशन में हम थोड़ी और रफ्तार बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की। तो ये सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो बेझिझक आपको लाइक बटन दबाना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देनी है। मैं बहुत सारे बच्चों के कमेंट देखता हूँ, नाम याद हो चुका है, डेली बैक टू बैक कमेंट्स आते हैं हर वीडियो में। प्राची नायक, वंदना राजपूत, ठीक है, एक बीरन भानु जी हो गए, तो बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ, मैं बच्चे का नाम याद रखता हूँ, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।